everyone, so welcome back to my YouTube channel. For those who are new to my channel, I am Sakshi Singh and I am currently pursuing my MBBS from Maulana Azad Medical College, New Delhi. So this is going to be a short video about what you should do in these 7 days before the NEET exam and what should be your paper attempting strategy in the NEET exam. तो जैसा कि नीट का एग्ज़ाम ये संडे को ही होने वाला है, कन्फ्यूज भी होंगे कि अभी 5-6 दिन हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या ना पढ़े। ये तो बहुत ऑब्वियस है कि आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। आपने जितना पढ़ रखा है उसे आपको अच्छे से रिवाइज करना है, ताकि जो एंड मोमेंट पे जो आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपने जितना पढ़ा है एटलीस्ट वो चीज़ें आपको अच्छे से याद आए एग्ज़ाम के टाइम पे। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि 5 to 6 डेज जो बचे इसमें आप पूरे अच्छे से अपना सिलेबस रिवाइज कर ले। जितने भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, जब भी आप चैप्टर रीड कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे मॉड्यूल से, नोटबुक से, तो आपने शॉर्ट नोट्स भी बनाए होंगे। फिजिक्स में जैसे फॉर्मूले बन के शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे आपने, इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शंस के नोट्स बनाए होंगे। तो आप ये शॉर्ट नोट्स अभी रिवाइज करें। जैसे 5 to 6 डेज़ में तो अभी आप चैप्टर्स तो नहीं रीड करेंगे ना, तो आप जितने भी शॉर्ट नोट्स बनाए थे अपने, फिजिक्स के हो गए, फिजिकल केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स हो गए, तो इन सारे शॉर्ट नोट्स का आप रिवाइज़ करें। बायो में आप क्या कर सकते हैं कि जो भी एनसीईआरटी में डेट्स और ईयर्स इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं, मतलब जितने भी साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं जिन्होंने क्या क्या डिस्कवरी की, कौन से ईयर में की, कौन सी साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया, ये सारा आपने एक जगह लिखा होगा। तो आप इन चीज़ों को अभी रिवाइज़ करते जाए, इन चीज़ों को आप रिकॉल करते जाए। बायो में आप ये कर सकते हैं। फिजिक्स में, फिजिकल केमिस्ट्री में आप फॉर्मूलेज रिवाइज़ कर सकते हैं जो आपने अपने शॉर्ट नोट्स में बनाए होंगे। इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शंस ज़रूर एक जगह लिखे होंगे आपने, जो उन एक्सेप्शंस को आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। इन 5-6 दिन में आपको यही सारी चीज़ें करनी है, ये एक्सेप्शंस पढ़े, शॉर्ट नोट्स करें, बायो की एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट डेट्स, साइंटिस्ट के नाम है वो याद करें आप, ताकि ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में तुरंत याद आ जाए। तो ये आप लास्ट के 5 to 6 डेज़ में आप ये कर सकते हैं। अभी फिज़िक्स की एनसीईआरटी में आप ग्राफ्स देख सकते हैं, फटाफट हर पेज में जितने भी ग्राफ्स हैं आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ किस चीज़ का ग्राफ दिया हुआ है, क्योंकि फिज़िक्स की एनसीईआरटी से ग्राफ्स आए थे। 2020 वाले पेपर में भी एक ग्राफ आ गया था। तो आप फिज़िक्स की एनसीईआरटी को एक बार ऊपर देख सकते हैं, बस ग्राफ्स हर पेज में कौन सा ग्राफ किस चीज़ का दिया हुआ है। तो फिज़िक्स की एनसीईआरटी से आप ये चीज़ कर सकते हैं। और बायो की एनसीईआरटी में तो वही इंपॉर्टेंट डेट्स और साइंटिस्ट। और बायो की एनसीईआरटी में हर चैप्टर के स्टार्टिंग में एक साइंटिस्ट का वो दिया होता है, इन्फो साइंटिस्ट के बारे में, और उनकी कुछ और डिस्कवरी भी दी होती है हर चैप्टर के स्टार्टिंग में। तो आप वो भी एक बार रीड करके चले जाए, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर किसी साइंटिस्ट की कोई और डिस्कवरी है तो आप वो सब याद कर सकते हैं, क्योंकि कई बार इनसे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में। और आपने जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी, जो भी मॉक टेस्ट आप रेगुलरली दे रहे थे अभी तक, उसे आप कंटिन्यू रखें। अब ये 5-6 दिन भी मॉक टेस्ट ज़रूर दें। ये ना सोचें कि मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो मॉक टेस्ट ना दें और हम अपना रिवाइज कर लें। पर रोज़ 3 घंटे अगर आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपका एग्ज़ाम वाला वो पैटर्न बना रहता है। तो आप ये लास्ट के 5 to 6 डेज़ भी टेस्ट अटैम्प्ट ज़रूर करें, टेस्ट ज़रूर दें। डेली एक पेपर दें, 3 घंटे बैठ के डेली 3 घंटे का एक पेपर ज़रूर दें। अभी लास्ट के 5 to 6 डेज़ भी आप ये ज़रूर करें। और जो भी क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं टेस्ट में, उन क्वेश्चंस का आप रेफरेंस देख लें कि आपके किस टाइप के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। आपको फिजिक्स में फार्मूला भूल गए या इनऑर्गेनिक का एक्सेप्शन भूल गए, तो ये चीज़ें आप जाके रिवाइज़ कर लो फटाक से। तो ये चीज़ें जाके आप जल्दी से रिवाइज़ कर सकते हो अपने शॉर्ट नोट से या कहीं से भी जहाँ आपने लिख रखा हो। और बायो में जैसे कोई चीज़ें गलत हो रही है, आपको कुछ याद नहीं रह रहा है, तो वो चीज़ या वो चैप्टर आप एनसीईआरटी से रीड कर सकते हैं। एनसीईआरटी से रीड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो जो भी चैप्टर के क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं तो आप वो चैप्टर एनसीईआरटी से रीड कर लो, ताकि वो चैप्टर आपको फिर से एक बार रिकॉल हो जाए। और आपने अगर स्टार्टिंग से मिस्टेक नोटबुक बनाई होगी कि हर टेस्ट में जो भी आपकी गलतियाँ होती थी उसे अगर आपने एक जगह लिख रखा हो एक नोटबुक में, तो आप वो नोटबुक ज़रूर पढ़ के जाए। इन 5-6 दिन में आप वो नोटबुक ज़रूर पढ़ लें, ताकि आपको अपनी गलतियाँ फिर से याद आ जाए कि आप कहाँ मिस्टेक करते थे। आप कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते थे, या आप करेक्ट क्वेश्चन में जो लिखा रहता था उसे पढ़ने में गलती कर देते थे। तो इससे आपके एग्ज़ाम टाइम पे आपको याद रहेगा कि आपने क्या क्या गलती करी थी, तो आप एग्ज़ाम टाइम पे ये गलतियाँ रिपीट नहीं करोगे। तो आपने अगर मिस्टेक नोटबुक बनाई थी तो उसे ज़रूर इन 5 से 6 दिन में आप ज़रूर ख़त्म कर ले पढ़ के। और नेक्स्ट चीज़ जो मैं बताने वाली हूँ कि आपकी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए एग्ज़ाम के टाइम पे। तो मेरी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी थी कि मैं बायो पहले अटेम्प्ट करती थी, फिर मैं फिज़िक्स करती थी, फिर केमिस्ट्री करती थी। पर आप जिस तरीके से अभी अटेम्प्ट करते आए हो, आपने मॉक टेस्ट में अपने जितने भी पेपर्स अटेम्प्ट किए हैं, आपने जिस भी पैटर्न में उन्हें अटेम्प्ट किया है, जिस भी पैटर्न में अटेम्प्ट किया है, मतलब जो भी चीज़ आपने पहले करी है, फिर जो भी आपके सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट करने का सीक्वेंस था, आप उसे ही मेंटेन करें एग्ज़ाम में। लास्ट मोमेंट पे आप कुछ भी चेंज ना करें।
आप मेरी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी ये थी, बायो, फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। ये मैंने पूरे मॉक टेस्ट में यही प्रैक्टिस किया था, तो मैंने फाइनल में भी यही अटेम्प्ट किया था। तो आप भी जिस तरीके से मॉक टेस्ट में देते आ रहे हो पेपर, जिस भी पैटर्न में आप अटेम्प्ट करते आ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट पहले फिर बाद में और फिर थर्ड नंबर पर कर रहे हो, आप उसी पैटर्न में एग्ज़ाम में भी दो, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, आपको एकदम भी ना लगे कि आप कुछ अलग कर रहे हो, कुछ भी नया ट्राई नहीं करना है एग्ज़ाम। अब एंड मोमेंट पे आपको कुछ भी चेंजेस नहीं लाने अपने पैटर्न में, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी में। आप जिस तरीके से करते आ रहे थे बस उसी तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है मेन एग्ज़ाम में भी। एक चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में, क्योंकि कई बार लास्ट ईयर कई बच्चों का पेपर छूट गया था, बहुत सारे क्वेश्चंस उनके छूट गए थे, क्योंकि लास्ट टाइम नया सेक्शन ए और सेक्शन बी वाला पैटर्न आया था। तो बहुत लोग सेक्शन बी अटेम्प्ट करने में टाइम ज़्यादा उन्होंने दे दिया था, क्वेश्चंस चूज़ करने में उन्हें टाइम लग गया था, तो उनका टाइम मैनेजमेंट इम्प्रॉपर था बहुत, और उसके कारण बहुत क्वेश्चंस उनके छूट गए थे। तो ये चीज़ आप ना करें, आप स्टार्टिंग से टाइम मैनेजमेंट करें, आप स्टार्टिंग से टाइम के साथ अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, टाइम के साथ आप सब्जेक्ट अटेम्प्ट करें। जैसे बायो आपने 20-25 मिनट में कर लिया, तो उसके बाद बायो की OMR भी फिल कर दे, ताकि ऐसा ना हो कि एंड मोमेंट पे आपका OMR ही फिल ना हो पाए। तो आप जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हो, उसकी OMR भी आप हर सेक्शन के बाद आप OMR भी फिल करते जाए। जैसे आपने बायो का अटेम्प्ट कर लिया, तो आप बायो की OMR फिल कर दें, फिर फिजिक्स कर लिया तो फिजिक्स की भी OMR फिल कर दें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है क्वेश्चन सॉल्व करते रह जाते हैं और एंड में OMR ही फिल नहीं हो पाती है, तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आंसर आपका लास्ट में चेक OMR से ही होना है। तो इसलिए आप हर सेक्शन के बाद उस सेक्शन का OMR फिल कर दें। और आप लोगों को लगता है कि पूरे 3 घंटे मिलते हैं एग्ज़ाम में पेपर अटेम्प्ट करने के, तो नहीं होता है ऐसा, क्योंकि बीच बीच में इन्विजिलेटर आपसे कुछ साइन वाइन कराने आ जाते हैं, थंब इम्प्रेशन ये सब कराने आ जाते हैं, एडमिट कार्ड वगैरह चेक करने आ जाते हैं, तो आपका 15-20 मिनट इनमें चला जाता है। तो इसलिए आप ये दिमाग में रख के चलना कि आपको 2.5 घंटे ही मिल रहा है बस पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, और आप उसी स्पीड में करना। पर स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी मेंटेन करना है, ऐसा ना हो कि स्पीड में कर दिया और क्वेश्चंस गलत हो गए। तो आपको स्पीड भी मेंटेन करनी है, साथ साथ एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है। आप इन चीज़ों को अपने दिमाग में रख के पेपर अटेम्प्ट करें। OMR मिस्टेक ना करें। बहुत लोगों ने, मेरे कई फ्रेंड्स ने लास्ट ईयर ये किया था, जो क्वेश्चन उन्होंने छोड़ रखा था पेपर में, जो उन्हें अटेम्प्ट नहीं करना था, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर था वो उस क्वेश्चन वाले OMR में उन्होंने फिल कर दिया था। तो आप एकदम फोकस और कंसंट्रेशन के साथ OMR फिल करें, क्योंकि बहुत बार OMR में गलती होती है और फिर उसके बाद बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आता हुआ क्वेश्चन आपका नेगेटिव हो जाता है बस OMR गलत फिल करने के कारण। तो OMR फिल करते टाइम आप बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ रहे, बहुत फोकस्ड होकर OMR फिल करें, ताकि आपकी OMR मिस्टेक ना हो। क्योंकि लास्ट टाइम बहुत लोगों ने, मेरे कई फ्रेंड्स के साथ ऐसा हुआ था, और एक क्वेश्चन के कारण फिर वो लाइन से सारी क्वेश्चंस के OMR गलत हो जाते हैं। तो इसलिए आप एक क्वेश्चन को देखें, उसका क्वेश्चन नंबर देख के फिर उसके नंबर के आगे ही OMR वाला फिल करें। एकदम वैसे सीक्वेंस में ना जाए कि इसके बाद D, C, B, A, ऐसे ना करें। ऐसे में वो लाइन से फिर सारे गलत हो जाते हैं अगर गलत होते हैं तो इसलिए आप एक क्वेश्चन जो आपने इधर देखा उसी क्वेश्चन का OMR फिल करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर देखें, फिर उसी क्वेश्चन नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग OMR फिल करें। और एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है विद स्पीड। एक्यूरेसी आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप जो भी क्वेश्चन रीड कर रहे हैं आप उसे अंडरलाइन करते चले हर क्वेश्चन को, ताकि उस क्वेश्चन का हर वर्ड आप अंडरलाइन करें जो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कई क्वेश्चंस में नॉट करेक्ट लिखा रहता है, तो आप नॉट को हाईलाइट कर लें, ताकि जब आप ऑप्शंस रीड कर रहे हो तो आपकी ध्यान उस नॉट पे जाए, क्योंकि कई बार लोग नॉट नहीं पढ़ते हैं और करेक्ट आंसर टिक कर देते हैं, जिसके कारण ऐसे कई क्वेश्चंस होते हैं जो गलत हो जाते हैं। कई बार लिखा रहता है कि करेक्ट इनकरेक्ट पूछा होता है, इसमें गलती कर देते हैं लोग। कई बार वो लोग थोड़ा ट्विस्ट करके नॉट इनकरेक्ट लिख देते हैं, तो आप उसे नॉट इनकरेक्ट को अंडरलाइन करके उसे चेंज करके करेक्ट लिख दो, क्योंकि आपको पता चल जाए कि ऑप्शंस में आपको करेक्ट ढूंढना है। नॉट इनकरेक्ट लिखने में और पढ़ने में थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, तो आप जब क्वेश्चन रीड कर रहे हो तो नॉट इनकरेक्ट को चेंज करके आप करेक्ट लिख दो अपने लिए, और फिर उस अकॉर्डिंग ऑप्शंस देखो। और पेपर को आप पार्ट्स में अटेम्प्ट किया करो। जैसे आप जब एक टाइम अटेम्प्ट कर रहे हो पेपर, फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हो सारे क्वेश्चंस, तो जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं और जो भी शॉर्ट है, मतलब जिनके आंसर्स आप जल्दी से कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, उन क्वेश्चंस को आप जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करते जाओ और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते जाओ। पर जो भी क्वेश्चन आपको लेंदी लग रहा है तो उसे आप उस टाइम के लिए छोड़ दो, उसे आप कुछ अलग स्टार मार्क कर दो, ताकि आप उसे बाद में जब देखो पेपर तो आप बाद में उसे अटेम्प्ट कर लो। वो लेंदी क्वेश्चन को आप उस टाइम के लिए छोड़ दो, आपका उससे टाइम सेव होगा और आपको जो क्वेश्चंस आते होंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चंस पे मूव कर जाओ। तो आपने वो लेंदी क्वेश्चंस छोड़ दिए, और जब क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको कुछ नए क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं।
तो वो नए क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो आपने कभी अटेम्प्ट नहीं किया हो, ना आपने मॉक टेस्ट में देखा हो, ना आपने मॉड्यूल्स में देखा हो, ना आपके टीचर ने नोट्स में कराया हो। तो उन नए क्वेश्चंस को तो फर्स्ट टाइम पे एकदम छोड़ते ही चलो, उस पर दिमाग लगाना ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको आते हैं और अटेम्प्ट कर सकते हो टाइम पे। अगर आप उस ना आते हुए क्वेश्चन को सोचने लग जाओगे तो फिर आपका बहुत टाइम उसमें वेस्ट हो जाएगा और आंसर हो सकता है तब भी ना आए। तो जो क्वेश्चन आपने पहली बार देखा है एग्ज़ाम में, जो आपने पहले कभी सॉल्व नहीं किया, उसे तो आप फर्स्ट टाइम पे छोड़ते ही जाओ और उसे सर्कल मार्क कर दो एक बार के लिए। जब आपका पूरा पेपर ख़त्म हो जाए, जब आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया, OMR फिल कर दिया हर सेक्शन के, तब आप उन क्वेश्चंस को देख सकते हो जो आपने पहली बार पेपर में नया नया क्वेश्चन देखा था। और सेक्शंस अटेम्प्ट करने के बाद एंड में आप वो लेंदी क्वेश्चंस भी थे जो आपको आते थे पर उन्हें टाइम कंज्यूमिंग थे, तो उन्हें आप फिर सेकंड टाइम पे अटेम्प्ट कर सकते हो। ये थी पूरी बात पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी के बारे में जो आपको उस दिन एग्ज़ाम में करनी है। और इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है, आप एग्ज़ाम से पहले प्रॉपर स्लीप ले, ताकि आप एग्ज़ाम में पूरे फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेटेड रहे, आपकी मिस्टेक्स कम से कम हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए और मार्क्स गेन कर पाए। आपका पेपर का टाइमिंग आफ्टरनून में है, तो आप जो भी मील लेके जाते हो पेपर लाइट वेट होना चाहिए, हैवी मत लेना, क्योंकि पेपर में बहुत लोगों को नींद भी आ जाती है। तो आप अपना मील बहुत लाइट वेट रखना, हो सके तो फ्रूट्स एंड ऑल ही रखना बस। पेपर अटेम्प्ट करते टाइम बिल्कुल भी डर और एनजाइटी मत रखना अपने अंदर। ये मत सोचना कि कितने मार्क्स आएंगे, सिलेक्शन होगा या नहीं, क्या रैंक आएगी। आप बस पेपर पे फोकस, जो होगा एग्ज़ाम के बाद पता चल ही जाएगा, रिजल्ट के बाद पता चल ही जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं। तो एग्ज़ाम टाइम में आप अपना बेस्ट दे, आप क्वेश्चन सॉल्व करने पे फोकस करें ना। आपके मन में ये रहना चाहिए कि मैंने इतने सारे मॉक टेस्ट दिए हैं, मैंने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो मेरे से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं वो सॉल्व होने चाहिए। मैंने इतना पढ़ा है, मेरे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं, तो मेरे से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। अब मार्क्स पे बिल्कुल भी फोकस ना रखें। अगर आप मार्क्स पे फोकस रखेंगे, आप क्वेश्चन पे फोकस कर ही नहीं पाएंगे कि क्वेश्चन में आपको क्या अटेम्प्ट करना है। तो इसलिए आप मार्क्स की चिंता बिल्कुल भी ना करें उस एग्ज़ाम के टाइम पे। उस 3 घंटे में आप मार्क्स और सिलेक्शन की चिंता ना करें। आप बस ये देखें कि मैक्सिमम आप जितना अटेम्प्ट कर सकते हैं उतना आप अटेम्प्ट करते जाओ। टाइम को देखते हुए आपको जितने क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम के पेपर में, आप उतने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते जाए। तो आप अवॉइड करें नेगेटिव मार्किंग। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे आप छोड़ दें, पर जो आता है उसमें आप अपना 100% दे के अटेम्प्ट करें। उसमें आप कोई सिली मिस्टेक ना करें या OMR मिस्टेक ना करें, OMR फिल करते टाइम मिस्टेक ना करें या कोई सिली मिस्टेक ना करें, इनकरेक्ट करेक्ट की कोई सिली मिस्टेक ना करें। जो क्वेश्चन आपको आता है उसमें आपको +4 मार्क्स आने चाहिए उसमें, और जो नहीं आता है वो नहीं आता, उसे आप छोड़ दें। उसे फोर्सफुली सॉल्व ना करें और तुक्का ना लगाए जिससे आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाए। और आप एग्ज़ाम में एकदम चिल मूड में जाए, बिल्कुल भी टेंशन ना ले, आप आराम से पेपर सॉल्व करें। ऐसे सॉल्व करें कि जैसे आप नॉर्मल मॉक टेस्ट दे रहे हो वैसे आप सॉल्व करो पेपर को। बिल्कुल भी टेंशन के साथ पेपर मत देना। जब भी टेंशन में पेपर देते हो आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं, तो आप बहुत रिलैक्स्ड स्टेट में पेपर देना। नीट में नॉर्मल मॉक टेस्ट आप जैसे देते आ रहे हो उसी तरीके से नीट के एग्ज़ाम को भी लेना और उसी तरीके से इसे भी सॉल्व करना। आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाएंगे। हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड डेफिनेटली यू कैन क्रैक इट। So that's all for this video. Hope you liked it and all the best for your NEET exam.